ये आज तक रेडियो है। आज के अखबार। हेलो, गुड मॉर्निंग। आपका बहुत बहुत स्वागत है आज तक रेडियो के मॉर्निंग न्यूज शो आज के अखबार में। मैं हूं आपके साथ चेतना काला। 10 जुलाई बुधवार की सुबह है और बिना कोई देरी किए शुरू करते हैं हमारा पॉडकास्ट। मेरे सामने अखबार है द हिंदू, और हालांकि लगभग आज सभी अखबारों में जो फ्रंट पेज पर मुझे खबर दिखी है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की मुलाकात से संबंधित है। राष्ट्रपति पुतिन ने पीएम मोदी को रूस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयूज द अपोस्टल द फर्स्ट कॉल से सम्मानित किया है। इसकी घोषणा 2019 में की गई थी। 300 साल पुराना ये सम्मान पाने वाले मोदी पहले भारतीय नेता है। रूस और भारत के द्विपक्षीय संबंधों में प्रगति के लिए असाधारण कार्यों के लिए उन्हें ये सम्मान दिया गया। पुरस्कार स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री ने इसे भारत के लोगों और भारत और रूस के बीच मित्रता के पारंपरिक बंधन को समर्पित किया है। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को साफ संदेश देते हुए कहा कि यूक्रेन विवाद का हल युद्ध के मैदान में संभव नहीं है। यूक्रेन की राजधानी कीव में बच्चों के हॉस्पिटल पर रूसी हमले पर चिंता जताते हुए मोदी ने कहा कि युद्ध या आतंकी हमलों में बच्चों और निर्दोष लोगों की मौत से दिल छलनी हो जाता है। मोदी ने कहा कि यूक्रेन विवाद का समाधान बातचीत और कूटनीति से ही हो सकता है। भारत इसके लिए हर संभव योगदान देने को तैयार है। कुछ अहम चीजें जो इस यात्रा के बाद सामने आई। रूस की सेना में शामिल भारतीयों की जल्द और सुरक्षित वापसी होगी। विदेश मंत्रालय की तरफ से बताया गया कि पीएम मोदी ने मंडे को मॉस्को पहुंचने के बाद पुतिन से बातचीत में ये मुद्दा उठाया था। इसके बाद भारतीय सैनिकों की वापसी पर सहमति बनी। रूसी सेना में 35 से 50 के करीब भारतीयों के होने की रिपोर्ट है। इनमें 10 वापस आ चुके हैं। इसके अलावा दोनों देशों के बीच निवेश बढ़ाने, ऊर्जा, कृषि और बुनियादी ढांचे के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाकर 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार $100 बिलियन से ज्यादा करने पर भी सहमति बनी है। सैन्य प्लेटफॉर्मों के स्पेयर पार्ट्स की आपूर्ति में देरी की समस्या दूर करने के लिए भारत में संयुक्त उद्यम स्थापित करने पर रूस सहमत हुआ है। आतंकवाद के खात्मे के लिए दोनों पक्षों ने प्रतिबद्धता जताई है। राष्ट्रीय मुद्रा रुपया और रूबल के उपयोग के लिए द्विपक्षीय निपटान प्रणाली के विकास पर सहमति हुई है। भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कजान और येकातेरिनबर्ग में नए वाणिज्य दूतावास खोलने का ऐलान किया। चेन्नई और व्लादिवोस्तोक पूर्वी गलियारे को खोलने की योजना की भी जानकारी दी। दोनों नेताओं की मुलाकात पर यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के नेता का दुनिया के सबसे खूनी नेता को गले लगाना निराशाजनक है। ये रूस के आक्रमण के खिलाफ शांति प्रयासों के लिए बड़ा झटका है। अगली खबर द इंडियन एक्सप्रेस अखबार से। एनआईए पिछले साल जम्मू कश्मीर के पुंछ में सेना के काफिले पर हुए आतंकवादी हमले की जांच करेगा। अधिकारियों ने कल ये जानकारी दी। इस हमले में 5 सैनिक शहीद हो गए थे। अधिकारियों ने बताया कि जांच शुरू कर दी गई है और जल्द ही मामला दर्ज कर लिया जाएगा। इसी के ठीक साथ एक और खबर जो मैं देख रही हूँ, ये द हिंदू अखबार में भी आज छपी है। उत्तराखंड के 5 जवानों ने जम्मू कश्मीर के कठुआ में हुए आतंकी हमले में देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। 5 शहीद जवानों में 2 पौड़ी, 2 टिहरी और 1 रुद्रप्रयाग के थे। जवानों की शहादत से उत्तराखंड में शोक का माहौल रहा। द इंडियन एक्सप्रेस अखबार में अगली खबर देख रही हूँ मैं। ये खबर एक्सप्रेस इन्वेस्टिगेशन है। द इंडियन एक्सप्रेस अखबार की अपनी एक्सक्लूसिव इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट है। रिपोर्ट के अंदर बताया जा रहा है कि राम टेम्पल का जजमेंट जब साल 2019 नवंबर के महीने में आया था, तब से लेकर मार्च 2024 यानी कि नवंबर 2019 से मार्च 2024 के बीच लगभग 25 गांव ऐसे रहे जहां पर लैंड ट्रांजैक्शंस में ज़मीन की खरीद फरोख्त में 30% की बढ़ोतरी देखने के लिए मिली। एक्सप्रेस ने 2500 लैंड रजिस्ट्रीज को जांचा और परखा और देखा कि ये जो लैंड्स है ये किसने किसने खरीदे, और सबसे ज़्यादा इन लैंड्स को खरीदा है पॉलिटिशियंस ने, सीनियर ऑफिशियल्स ने या फिर लोकल लीडर्स ने। इस लिस्ट में सबसे पहले नाम है अरुणाचल प्रदेश के डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर का। दरअसल उनके 2 बेटे हैं। दोनों ही बेटों ने 3.99 हेक्टेयर्स और 3.72 हेक्टेयर्स
ज़मीन खरीदी सितंबर 2022 से सितंबर 2023 के बीच में। ये ज़मीन महेशपुर इलाके गोंडा में आती है। इसे खरीदने के बाद 0.768 हेक्टेयर्स को 98 लाख में बेच भी दिया गया। इसके बाद लिस्ट में शामिल है करण भूषण का नाम, जो बीजेपी के एक्स MP ब्रजभूषण शरण सिंह के बेटे हैं। उनके अलावा यूपी STF चीफ एडिशनल DGP अमिताभ यश का नाम इसमें शामिल है। फिर यूपी होम डिपार्टमेंट सेक्रेटरी संजीव गुप्ता, यूपी एजुकेशन डिपार्टमेंट ज्वाइंट डायरेक्टर अरविंद कुमार पांडे, हरियाणा योग आयोग चेयरमैन जयदीप आर्य, प्रिंसिपल चीफ पर्सनल ऑफिसर नॉर्थ सेंट्रल रेलवे अनुराग त्रिपाठी। स्पेसिफिक कंपनीज की बात करें तो अहमदाबाद से अडानी ग्रुप, कर्नाटक से व्यक्ति विकास केंद्र, मुंबई से HOABL, दिल्ली से गलगोटिया होटल एंड रिजॉर्ट्स। ये लिस्ट और भी लंबी है। ये कुछ सिलेक्टेड नाम है जो मुझे अखबार में ऊपर नजर आ रहे हैं, तो मैंने तुरंत पढ़ दिए। अगर आप इस पूरी लिस्ट को गो थ्रू करना चाहते हैं तो ये इंडियन एक्सप्रेस की वेबसाइट पर अवेलेबल है। अखबार में भी पूरे नाम नहीं छपे हैं, तो आप एक बार वहां पे जाकर इसको गो थ्रू कर सकते हैं। चलिए अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं और द टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार में खबर देख रही हूं मैं। मुंबई पुलिस ने BMW कार से एक दोपहिया वाहन को कथित तौर पर टक्कर मारने के मामले में कल 24 वर्षीय मिहिर शाह को गिरफ्तार कर लिया। शिवसेना नेता राजेश शाह का बेटा मिहिर उस BMW कार को चला रहा था जिसने एक स्कूटर को टक्कर मारी थी। घटना में स्कूटर सवार एक महिला की मौत हो गई और उसका पति घायल हो गया था। इस बीच मुंबई की एक अदालत ने इसी मामले में राजेश शाह के ड्राइवर की पुलिस हिरासत कल 11 जुलाई तक बढ़ा दी है। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि मिहिर को मुंबई के पास से गिरफ्तार किया गया। उन्होंने कहा कि मिहिर के पिता राजेश शाह ने अपने बेटे को भगाने में सक्रिय भूमिका निभाई और वारदात में शामिल वाहन को भी वहां से हटाने की कोशिश की थी। और हाथरस में हफ्ते भर पहले सत्संग में भगदड़ हुई। 2 सदस्यीय SIT ने लगभग 855 पेजेस जांच की रिपोर्ट कल राज्य सरकार को सौंप दी। इसमें नारायण साकार हरि उर्फ भोले बाबा को क्लीन चिट दी गई है। यूपी सरकार ने SDM, CO और तहसीलदार समेत 6 अफसरों को निलंबित भी कर दिया। ADG आगरा और कमिश्नर अलीगढ़ की SIT ने 132 लोगों के बयान, प्रकाशित समाचार, वीडियो फुटेज और फोटो को रिपोर्ट का आधार बनाया। इसमें कहा गया है कि हादसे के पीछे किसी बड़ी साजिश से इनकार नहीं किया जा सकता और गहन जांच की जरूरत है। 2.5 लाख की भीड़ को आमंत्रित कर अपर्याप्त व्यवस्थाएं करने वाले आयोजक पहले नंबर पर और बिना ग्राउंड निरीक्षण किए आयोजन को मंजूरी देने वाले अफसर दूसरे नंबर पर लापरवाही के जिम्मेदार माने गए। साथ ही दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल को कल शराब घोटाले में बड़ा झटका लगा है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने इस मामले में प्रवर्तन निदेशालय की तरफ से केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के खिलाफ दाखिल की गई 7वीं सप्लीमेंट्री चार्जशीट पर संज्ञान लिया है। स्पेशल जज कावेरी बावेजा ने संज्ञान लेते हुए केजरीवाल के खिलाफ प्रोडक्शन वारंट जारी करते हुए कहा कि आरोपियों के खिलाफ पर्याप्त सामग्री रिकॉर्ड पर मौजूद है। ये प्रोडक्शन वारंट 12 जुलाई के लिए जारी किया गया है। इसके अलावा कोर्ट ने आरोपी विनोद चौहान और आशीष माथुर के खिलाफ ED की 8वीं चार्जशीट पर भी संज्ञान लिया है। कोर्ट ने सभी आरोपियों को 12 जुलाई को कोर्ट के सामने मौजूद रहने का आदेश। उधर हवाला मामले में तिहाड़ जेल में बंद आप नेता और दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन का अंतरिम जमानत आवेदन कल राउज एवेन्यू कोर्ट के स्पेशल जज राकेश सयाल ने खारिज कर दिया। स्पेशल जज सयाल ने स्वास्थ्य आधार पर दाखिल की गई इस अंतरिम जमानत याचिका को खारिज किया। सत्येंद्र जैन के खिलाफ फर्जी कंपनियां बनाकर मनी लॉन्ड्रिंग करने का आरोप है और वो इस मामले में पहले से जेल में बंद है। चलिए आज के अखबार में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। गाड़ी चलाते हुए लिए गए एक रॉन्ग टर्न से क्या हो सकता है? आप कहेंगे क्या ही होगा, ज्यादा से ज्यादा रास्ते में कुछ और देर हो जाएगी, है ना? लेकिन क्या आप जानते हैं कि हिस्ट्री में 170 लाख लोगों की मौत, कई देशों की तबाही, कई साम्राज्यों का जड़ों से उखड़ना और एक वर्ल्ड वॉर की शुरुआत, ये सब कुछ हुआ सड़क पर जाती एक कार के एक रॉन्ग टर्न से। किसकी थी ये कार? कहां पर लिया गया था ये रॉन्ग टर्न और कैसे एक टर्न बन गया पूरी दुनिया में उथल पुथल की वजह, बताएंगे एक बखत की बात के लेटेस्ट एपिसोड में आज तक रेडियो या उन सभी प्लेटफॉर्म्स पर जहां आप पॉडकास्ट सुनते हैं। हेलो एंड वेलकम बैक। ब्रेक के इस पार शुरू करते हैं। मेरे सामने अखबार है द टाइम्स ऑफ इंडिया और खबर देख रही हूं मैं। पूर्व क्रिकेटर गौतम गंभीर भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के मुख्य कोच होंगे। BCCI के सचिव जय शाह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर
पोस्ट के जरिए ये जानकारी साझा की। जय शाह ने लिखा, भारतीय क्रिकेट टीम के नए मुख्य कोच के रूप में गौतम गंभीर का स्वागत करता हूं और ये बेहद खुशी की बात है। आधुनिक क्रिकेट तेजी से बदल रहा है और गौतम गंभीर ने इस बदलते लैंडस्केप को करीबी से देखा है। अपने पूरे करियर में कठिनाइयों को सहने और बेहतर प्रदर्शन करने के बाद मुझे यकीन है कि गौतम भारतीय क्रिकेट को आगे बढ़ाने के लिए आदर्श व्यक्ति हैं। जय शाह ने आगे कहा कि टीम इंडिया के लिए उनका अनुभव, साफ नजरिया उन्हें इस रोमांचक भूमिका के लिए उपयुक्त उम्मीदवार बनाता है। गौतम गंभीर ने नियुक्ति के बाद एक्स पर अपनी पहली प्रतिक्रिया दी। उन्होंने धन्यवाद देते हुए कहा कि इस यात्रा का हिस्सा बनकर मैं खुश हूँ। इसके अलावा हेड कोच बनने पर आईपीएल की अलग अलग टीम्स और क्रिकेट की दुनिया से जुड़े लोगों ने भी प्रतिक्रिया दी। आईपीएल 2024 में गंभीर कोलकाता नाइट राइडर्स के मेंटर थे। कोलकाता नाइट राइडर्स ने अपने एक्स पोस्ट पर एक वीडियो डालते हुए लिखा, गुरु गंभीर। वहीं टीम इंडिया के पूर्व हेड कोच अनिल कुंबले ने गौतम गंभीर को एक्स पर बधाई दी। गंभीर के साथ खेलने वाले और पूर्व भारतीय क्रिकेटर हरभजन सिंह ने लिखा, भारतीय क्रिकेट टीम के हेड कोच के रूप में नई पारी के लिए बधाई। मुझे यकीन है कि आपका अनुभव, ऊर्जा, जुनून, आक्रामकता और प्रतिभा टीम को बेहतरी के रास्ते पर ले जाएगी। इसी के साथ आज के अखबार में मुझे यानी चेतना काला को दीजिए इजाजत। आपसे फिर मुलाकात होगी किसी और पॉडकास्ट में। तब तक आप हमें जिस भी ऑडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर सुनते हैं वहाँ रेटिंग ज़रूर दें और अगर आपका कोई फीडबैक है तो आप हमें लिख भेज सकते हैं radio@aajtak.com पर। नमस्कार, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।